स्टूडेंट्स, वेलकम इन सीजीसी ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप सेकेंड के पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट्स को मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। आपके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 3 में हम लोगों ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेडागोजी ऑफ बायोलॉजी का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव विद डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपके सिलेबस के जो दो पोर्शन हैं आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इन द 21st सेंचुरी एंड द रोल ऑफ बायोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी साथ साथ अपने इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आपका हमने इस लेक्चर में आपको मर्ज करके बताया हुआ है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि इसमें एक टर्म्स आपका जुड़ा हुआ है, बायोलॉजी एज सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। मीन्स आपको उसको समझना है क्योंकि ये कोई आपका जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन आपको 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा कि इसके साथ यदि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड में क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि एज अ कोर डिसिप्लिन के रूप में बायोलॉजी सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो स्टार्ट कैसे आपको करना है, पहले आपको बायोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में आप बताएंगे। उसके बाद बायोलॉजी सब्जेक्ट की एज अ कोर डिसिप्लिन के पेडागोजी ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में उसके बारे में बताएंगे। एंड जब उसको सीक्वेंस वाइज रोल ऑफ जो आपका इसमें हमने बताया है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इन 21st सेंचुरी और एजुकेशन में इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के क्या रोल क्या है, तो इस तरीके से अपने आंसर को आप फ्रेमिंग करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स टीचिंग, कि जीव विज्ञान और इसके शिक्षण का क्या इतिहास क्या है। तो एंशियंट टाइम में जो हमारा जो रूटीन था हमारा, तो स्टार्टिंग यदि किया जाए बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के, तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान का ओरिजिन है, प्रारंभ है, वो 1628 में 1628 में नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, विलियम हार्वे। हाँ जी, विलियम हार्वे नामक जो ब्रिटिश डॉक्टर थे, उनके द्वारा जो ब्लड सर्कुलेटरी का इनका जो इन्वेंशन था, वहाँ से उसके बाद 1674 में डच एंटोनीच वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा सूक्ष्मदर्शी से जो एक कोशीय प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के ऑब्जर्वेशन से माना जाता है। ठीक है, लेकिन भारत के जो सबसे प्राचीनतम जो आपका ग्रंथ है ऋग्वेद, जो लगभग 4000 वर्ष पूर्व जो लिखा गया है, उसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी जो स्ट्रक्चर्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके द्वारा जो मेडिसिन्स जो है, हमारा जो सबसे बड़ा हमारा स्ट्रेंथ समझा जाता है आयुर्वेद का, वहाँ से उपचार उसके मेडिसिन करने के विषय में ये हमें बताता है। तो इसी प्रकार जो उपवेद में से एक आयुर्वेद है, जिसमें अलग अलग हम देखते हैं जो शल्यक्रिया है, शरीर शास्त्र है, चिकित्सा पद्धति है, इन सभी का हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप इसके ओरिजिन पॉइंट आप देखेंगे और इसको आप लिखेंगे। उसके बाद 1858 में 1858 में चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड वेलेस द्वारा स्वतंत्र रूप से विकासवाद के सिद्धांत को बताया गया, जो हमारे एंशियंट टाइम्स में कपिल मुनि द्वारा में देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एज ए इंडियन फिलॉसफी, तो उसमें इस तरीके का वर्णन हमें एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। और इसी दशक में ही हमें लुईस पास्चर द्वारा जो रेबीज़ डिसीज है उनके के लिए टीकों का हमें आविष्कार देखने को मिला, आविष्कार किया गया। एंड नेक्स्ट ग्रेगर मेंडल द्वारा जो हमारे हेरिडिटी प्रिंसिपल्स हैं के प्रकाशन को भी उसी समय ये एक सीक्वेंस वाइज यहाँ पे स्टेप वाइज देखने को मिला।
लेकिन वहाँ पे इनके जो ओरिजिन पॉइंट में जो स्टार्टिंग पोर्शन था, वहाँ पे इसको उपेक्षित किया गया। लेकिन बाद में उनके सिद्धांतों ने ही हमारे पूरे हेरिडिटरी पूरे जिसे बोलते हैं एनवायरमेंटल में पूरे जगत को एक तरीके की नई आपको दिशा प्रदान की। उसके बाद हमारे इसी क्षेत्र में ही, इसी फील्ड में ही हमारे इंडिया के डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा डीएनए अणु की प्रयोगशाला में एक कृत्रिम रूप में रचना हमें पूरे हेरिडिटरी इन्वायरमेंट में एक तरीके से एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति ला दी। तो अब ये स्पष्ट हो गया था कि जो हम जैसे पर्सन हैं, मछलियां हैं, इस तरह की कई ढेर सारे जो स्पीसीज हैं, उनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है। क्या जो व्यक्ति है, क्या जन्म से ही वो बुद्धिमान होता है, क्या वो जन्म से ही मूर्ख होता है, यदि होता है तो क्यों होता है। इस तरीके का जैसे हेरिडिटरी डिजीज़ हैं, उनका कहीं न कहीं कोरिलेशन कोरिलेट एक आनुवंशिकी कोड द्वारा एक नियंत्रण देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज में देखने को मिली। एंड देन 1971 में रॉबर्ट एडवर्ड्स ने उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक का विकास किया। उसके बाद 5 जुलाई 1996 में स्कॉटिश एम्ब्रियो जो कि वहाँ के साइंटिस्ट ने एक ग्रुप में डाला। उसके बाद ये जो डॉली नामक एक भेड़ का एक प्रतिरूप सफलतापूर्वक तैयार किया। ठीक है। उसके बाद हमारे ह्यूमन के एक क्लोनिंग की इस तरीके से क्लोनिंग स्ट्रक्चर पे भी काम करना शुरू कर दिया गया। इन द प्रेजेंट सिनारियो जो वर्तमान में हमें बात करें तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा मानव जीनोम जो कि प्रोजेक्ट है, आज इस पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर ली है। जो कि हमारे ह्यूमंस में जो डीएनए में लगभग 30,000 जीन्स का पता लगा करके किस तरीके से हमारे ह्यूमंस में डीएनए का क्या इम्पोर्टेंस है, उनका डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कैसे है, इस तरीके के सीक्वेंस वाइज उनका किस तरीके से उनका कौन कौन से इसमें केमिकल रीजन्स कौन कौन से के द्वारा इनका विलय होता है, इस तरीके से इस पर काम करके पता लगाया गया। ये 2000 में इसी मानव जीनोम का एक कॉन्सेप्ट, एक मानचित्र एक डेवलप कर लिया गया और ये जो सूचना है एक डेटाबेस के रूप में आज एक विश्लेषण के रूप में इसे काम में लाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्लैरिफिकेशन हो गया, स्पष्ट हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग से आज हमारे जो नए इन्वेंशंस हैं, खोज हैं, वो हमारे मानव समस्याओं के समाधान की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये कोई एक इशूज नहीं है, कई ढेर सारी हैं। तो इस तरीके से इन पर काम होता रहे और इस तरीके की संभावनाओं के लिए वो सलूशन निकालने में कारगर साबित हो रहा है। ठीक है। तो ये तो रहा हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में, नहीं एज अ कोड सब्जेक्ट के रूप में से बात करें तो बायोलॉजी का क्या ब्रीफ हिस्ट्री रहा और किस तरीके से ये इन्वेंशन हो रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में इसका सिनेरियो किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है आपका हमारे डेली रूटीन लाइफ में भी, और आज इसी के तहत आज हम लोग एक अच्छे बेहतर जगह पे स्टैंड लिए हुए हैं। तो इसके बाद ये तो हो गया आपका ब्रीफ हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन पार्ट जब आप स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट जब आप स्टार्ट करोगे तो हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी टीचिंग, जिसमें जीव विज्ञान शिक्षण का इतिहास को आप मेंशन करेंगे। ठीक है। तो यदि हम बात करें कि ह्यूमन द्वारा जितने भी हमारे साइंस के फील्ड में कई ढेर सारे इन्वेंशन होने के बाद भी हमारे 19वीं सेंचुरी तक न तो इसे अपने करिकुलम में कोई प्लेस मिला था और न ही हमारे टीचिंग के रूप में इसे कई ढेर सारे जो हमारे मेथड्स हैं उनको एक एप्रोप्रिएट जो एक प्लेस होना चाहिए वो यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। तो इस तरीके से यदि हम बात करें हमारे कल्चर्स में कि उस टाइम पीरियड में भी आज के प्रेजेंट टाइम में भी देखें तो हमारे कल्चर्स को रिलीजन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उसके बाद भी
भारत में जो भी अलग तरीके के हमारे रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू धर्म पे बौद्ध धर्म का, इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद भी हमारे कहीं न कहीं हमारे इंडिया में जो हमारा बेसिक है, जो एजुकेशन का बेस था, वो कहीं न कहीं हमारे फिलॉसफिकल बेसिस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसका कहीं न कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो ग्लासगो में के इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में 1823 में मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट खुलने से जो हमारे साइंस टीचिंग का जो कार्य है, जॉन एंडरसन द्वारा हमारे एक्सपेरिमेंटल जो फिजिकल साइंस है, उस पर व्याख्यान देने से प्रारंभ हुआ। ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ लंदन स्कूल में 1847 में थॉमस हॉल द्वारा पहली बार प्रयोगात्मक जो हमारे केमिस्ट्री जो है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लेसन्स को इसमें भी क्या किया गया, कंट्रीब्यूट किया गया। इस तरीके से आप इसको स्टार्ट करेंगे, या तो चाहे बुलेट्स फॉर्म में लिखिएगा, चाहे पॉइंट वाइज में आप इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद रग्बी में डॉक्टर आर्नोल्ड ने 1837 में फिजिकल साइंस, और उसके बाद 1859 में डॉक्टर टाइट ने इसे करिकुलम में एज अ को डिसिप्लिन केमिस्ट्री एंड बॉटनी इसको सम्मिलित किया। उसके बाद 1860 व 1870 के दशक में हक्सले ने इसको साइंस टीचिंग का सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट किया, और ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसको नेचुरल साइंस का कोर करिकुलम के रूप में इसको सम्मिलित किया गया। तो इस तरीके से इस बायोलॉजी टीचिंग का एज अ साइंस सब्जेक्ट के रूप में पहले इसकी स्टार्टिंग पोर्शन हमें देखने को मिला। फिर अंदर 19वीं सेंचुरी में लंदन इंस्टीट्यूट के सिटी ऑफ गर्ल्स में इसे केंद्रीय प्राविधिक कॉलेज के H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक मेथड का प्रयोग हमारे साइंस टीचिंग में किया गया। ह्यूरिस्टिक मेथड, इट इज़ a very most important of method in science teaching। आप इसको बायोलॉजी टीचिंग में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको हिंदी में आप इस वर्ड्स में बोल समझेंगे तो इसे बोलते हैं खोज विधि, कि हमें स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या टॉपिक, इस तरीके का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रख करके स्टूडेंट से हमें वहाँ पे कुछ उनके व्यूज आइडियाज़ के थ्रू कोई एक सोल्यूशन निकलवाना, जो स्टूडेंट्स के सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ लर्निंग बाय डूइंग की मेथड से वो अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएँ। तो खोज विधि का कहने का सेंस है कि यहाँ पे टीचर एज अ एक गाइडर के रूप में हेल्प करेगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा सीखेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट 1916 में सर जे थॉमसन ने ही हमारे एजुकेशन में इस नेचुरल साइंस के नाम से ही हमारे एजुकेशन में नेचुरल साइंस की स्थिति पर एक रिपोर्ट पेश किया। ठीक है। फिर उसके बाद 1943 में एक प्रकाशित हमारे जो नुरवुड रिपोर्ट थी, उसे सायरन नुरवुड की अध्यक्षता में ही इसे प्रकाशित किया गया। और 1945 में एक एजुकेशन एक्ट जो 1944 में लागू हुआ था, ये विज्ञान के क्षेत्र में इसको बढ़ाने का सिफारिश किया गया। उसके बाद से ही हमारे पूरे साइंस टीचिंग का जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक बेहतरीन तरीके से उसमें गति प्रदान की, जो कि आज के प्रेजेंट टाइप में इसे हमारे एलिमेंट्री स्टेज तक इसे क्या कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है, इन्हें लागू कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद अब ये तो रहा हमारा एज अ कोर करिकुलम में हमारा साइंस टीचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और उनका क्या स्थान है, और किस तरीके से कोर करिकुलम में कैसे इसको स्थान दिया गया। बात करते हैं भारत में जीव विज्ञान शिक्षण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी टीचिंग इन इंडिया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोठारी आयोग के पेज नंबर 455 पर एक स्टेटमेंट है कि संभवतः भारतवर्ष में विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय के उपक्रम ने सन 1817 में स्थापित जो कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया था, उसके थ्रू प्रारंभ की गई थी।
और देश में गंभीरतापूर्वक स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान के प्रारंभ होने में जो 100 वर्ष लग गए थे, एक विशिष्ट घटना थी और सर आशुतोष मुखर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज की स्थापना की गई। अब ये स्टेटमेंट को हम समझते हैं कि यहाँ से यहाँ पे रिसर्चेस पे और एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे रेफरेंस किया जा रहा था, एक आधार लिया जा रहा था कि हमारे हायर स्टडीज़ में किस तरीके से होना चाहिए। फिर उसके बाद भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो 1948 है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया था। यद्यपि ये भी क्या था, शिक्षा से संबंधित था और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा में खासकर सेकेंडरी स्टेज पर फिजिकल साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट की एक सिफारिश किया गया एज अ रिकमेंडेशन के रूप में कि इन सब्जेक्ट्स को भी स्थान दिया जाना चाहिए। जो कि इसके साथ जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है 1952 में जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में गठित किया गया था, यहाँ पर भी सिर्फ उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण की सिफारिश की गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडिया में अलग अलग जो कमेटीज़ थी, इन कमेटीज़ में एज अ पॉलिसी रिकमेंडेशन के रूप में इसकी बात रखी गई कि इन सब्जेक्ट्स को भी एज अ कोर डिसिप्लिन के रूप में इन सब्जेक्ट्स को उतना ही इम्पोर्टेंस के रूप में घटित किया जाए। सॉरी, उसके बाद 1956 में तारा देवी में जो कि हमारा ये भी आपका एक आपका कमेटीज़ के रूप में माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान शिक्षण से संबंधित सभी पहलुओं को एक क्या किया गया था, एक गोष्ठी, एक डिस्कशन ग्रुप के रूप में इसमें ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिसमें कोर करिकुलम के आपके इक्विपमेंट्स, जहाँ पे जितने भी तरीके के रेफरेंसेस के थ्रू बुक्स, साइंस क्लब, इस तरीके से अलग तरीके के सब्जेक्ट वाइज इस पर क्या किया गया, डिस्कशन किया गया। उसके बाद 1961 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में जो स्थापना की गई थी भारतीय संसदीय वैज्ञानिक कमेटी, इस कमेटी ने 1962 के खास करके स्टार्टिंग पोर्शन में ही हमारे सेंट्रल, स्टेट और स्कूलों में दिए जाने वाले जो भी हमारे करिकुलम में जो पॉलिसीज़ थे, उन सभी को डिसीजन को के रेफरेंस में देखते हुए यहाँ पर ये देखा जाने लगा कि हमारे जो साइंस टीचिंग में आने वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लमेटिक स्टेजेस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन पॉलिसी रिकमेंडेशन में यहाँ पे इसको डेवलपमेंट करने की बात रखी गई। ठीक है, तो कई तरीके की यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिला कि इन कमेटी ने स्कूलों की संख्या में वृद्धि की बात कही, जो कि खासकर जो सेकेंडरी स्टेज पर जो कि ट्रेन टीचर्स की सबसे ज़्यादा कमी थी, ये देखने को मिला। खासकर विज्ञान में बढ़ती हुई जितनी उपलब्धियां हैं, वो खासकर एलिमेंट्री स्टेज पर उन जो ट्रेन टीचर्स की जो हमें कमी देखने को मिल रही थी, उनको बढ़ाने की मांग हुई। उसके बाद साइंस टीचिंग का इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और साइंस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जो एम्स हैं, गोल हैं, उनमें कहीं परिवर्तन देखने को एक आवश्यकता थी। और दूसरी बात, हमारा जो कॉमन स्कूल सिस्टम कहते हैं, हम सामान्य स्कूल की संरचना की बात करते हैं, वो स्कूल जो हमारा सिस्टम जो है उसकी संरचना से लेते हुए खासकर जो हमारे स्टेजेस पे के एडोलसेंस पे बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड्स है वो उन स्टूडेंट्स की, इन सभी पे अलग अलग ये हमारे क्या थे, एक रिक्वायरमेंट थी, एक मुद्दा थी। इन सभी पर अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति प्राप्त करना और इन सभी प्रॉब्लम्स पे इस कमेटी ने अपनी समस्याओं का क्या किया, अध्ययन किया। तो 1962 का करने के बाद यहाँ से ये इस तरह के कि ये एक बेस था, एक आधार था कि हमारे जो आने वाले जो पॉलिसी थी 1964 जिसे हम बोलते हैं कोठारी आयोग, तो यहाँ से स्टार्टिंग पोर्शन स्टार्ट हो चुका था और इसे पॉलिसी में समकक्ष रूप में लिया जाने लगा था। उसके बाद यदि हम बात करें 1963 में, तो यूनेस्को प्लानिंग कमीशन के सदस्य जो रूस विशेषज्ञ थे, एक भारत में एक यात्रा किया और उन्होंने
31 दिसंबर 1963 से 10 मार्च 1964 तक इन समस्याओं का निरीक्षण किया और माध्यमिक विद्यालय में इस साइंस टीचिंग के विभिन्न मामलों में अपनी संस्तुतियाँ प्रदान की। अब 1963 तक हम आ चुके हैं और ये जितने भी हमने आपको प्रॉब्लम्स बताएं, जो कि कमेटी ने वहाँ पे एक अपना सर्वे, एक शोध करने के बाद इन मुद्दों पर बात किया था और इस रेफरेंस में अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। तो भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964 में ये उल्लेख किया कि जो हमारी विज्ञान शिक्षा का स्वरूप है वो क्या है, वो सही नहीं है और जो ज्ञान के जो हमारे स्पर्ट के रूप में जो स्फुटन जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, कि जानकारी देने में कहीं ना कहीं एक सही तरीके से इसका जो मीनिंग है वो स्टूडेंट्स के रेफरेंस में नहीं समझ में आ रहा है। तो इसे कहीं ना कहीं दूर करने की आवश्यकता है और इसे तभी दूर किया जा सकता है जब हमारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसका कहीं ना कहीं एक बार फिर से रिव्यू किया जाए और इसके चाहे पढ़ाने से चाहे वो कंटेंट मटेरियल से इसमें कहीं ना कहीं एक सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसको कोर करिकुलम एलिमेंट्री स्टेज से लेकर के साथ में लेकर चलते हुए और सेकेंडरी स्टेज के साथ साथ हायर स्टेज पर यहाँ पर साइंस टीचिंग के रेफरेंस में सुझाव दिए गए कि हमें एलिमेंट्री स्टेज पर हमें बिहेवियरल टर्म्स में साइंस सब्जेक्ट को नेचुरल साइंस के रूप में रखा जाना चाहिए, वहाँ पर एक्टिविटीज़ के रूप में ज़्यादातर अपने कोर सिलेबस में रखा जाना चाहिए। तो आयोग ने ये सुझाव दिया कि जो हमारा प्रथम 10 वर्षीय स्कूल करिकुलम का जो स्ट्रक्चर है 10+2+3, वहाँ पर साधारण शिक्षा के एक हिस्से के रूप में सभी छात्रों को एक अनिवार्य आधार के रूप में विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए। खासकर जो हमारा प्री प्राइमरी स्टेज है 1 to 5 स्टेज का जो क्लासरूम है वहाँ पर साइंस टीचिंग करने के लिए हमें स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, मतलब कि हमारे सराउंडिंग्स के बीच में हमारे क्या हो रही हैं, इन सभी की इंसिडेंट से उनको परिचित कराया जाना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट अपना कुछ तर्क दे पाए, अपना कुछ कंक्लूजन निकाल पाएँ, उन्हें समझ पाएँ कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स में कुछ ह्यूरिस्टिक जो मेथड पर भी हम बात कर रहे थे, कुछ अन्वेषण इस तरीके के मूल सिद्धांतों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे करिकुलम को यहाँ पे जो रेफरेंस चेंजेस करने की बात हो रही थी, यहाँ पे रिजिड अपना करिकुलम का स्ट्रक्चर ना होते हुए हमारे करिकुलम का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसमें यदि हम कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें तो उसमें हम इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए और समय समय पर इसमें हमें क्या करते रहना चाहिए, संशोधन करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इन सभी जो चेंजेज सुधार करने की बात की गई थी उस पर एक बार फिर से उस पर पहल किया गया और इस पर इन सभी अवस्थाओं पर ध्यान देते हुए अपने क्वालिटेटिव एजुकेशन पर काम किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पॉलिसी रिकमेंडेशन के रूप में आगे ये काम करते रहे। 1977 में भी एक तरीके के फिर से इसका पुनः इसका एक ऑब्जर्वेशन कमेटी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसमें इस कमेटी के 30 मेंबर्स थे और इस कमेटी ने फिर 10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम पर एक फिर से पुनरावलोकन की कमेटी की रिपोर्ट की गई, जो कि नवंबर 1977 में इस रिपोर्ट को फिर से पेश किया गया। ठीक है, फिर इस कमेटी के जो मेजर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर वही है जो पुनरावलोकन की बात हम कर रहे हैं, तो फिर से उसको रिव्यू करना था और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी जो उनका डेवलपमेंट करने की बात करने की किया जा रहा था कि यहाँ पे हायर स्टडीज़ के करिकुलम में जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, ऐसा ना हो कि हमारा कोर करिकुलम का स्ट्रक्चर केवल एक डायमेंशन पे हो। हमें डाइवर्सिटीज़ के रूप में क्लास का जैसा भी स्ट्रक्चर हो वो कंटेंट का लेवल हमारे क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या हो, अप्लीकेबल हो, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। फिर 1961 में ही जो दिल्ली में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी, जिसके साथ एनआई भी संबंधित है, यहाँ पे इसका प्रमुख कार्य जो था वो शिक्षा में अनुसंधान और परीक्षा प्रणाली में सुधार लाना था। तो इसके अंतर्गत जो है वो 5 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं
जिनमें अध्यापक प्रशिक्षण हेतु और विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी ने भी हमारे साइंस स्टडीज़ के लिए डेवलपमेंट के लिए एक नेशनल साइंस टैलेंट सर्च प्रोग्राम भी चलाया है। तो इस तरीके से हमारे इंडिया में साइंस टीचिंग, बायोलॉजी टीचिंग का डेवलपमेंट देखने के को मिला। और पॉलिसी रिकमेंडेशंस पे आज भी प्रेजेंट सिनेरियो में कई ढेर सारे हमारे स्कीम्स और चलाए जा रहे हैं, जो कि हमारे 1986 थे। इस सभी पॉलिसियों का एक बार फिर से क्या रिव्यू करने के बाद 1992 में पीओए में फिर से यहाँ पे करिकुलम सब्जेक्ट पर भी काम किया गया। तो अलग अलग आपके पॉलिसी रिकमेंडेशंस में भी यहाँ पे स्टडीज़ के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप पॉलिसी रिकमेंडेशन और इस आगे के स्टार्टिंग पोर्शन में जो मैंने आपको समझाया वो आप इसको फ्रेमिंग करके आंसर करेंगे। और इसी में ही आपने कंट्रीब्यूशन में ही हमने पॉलिसी रिकमेंडेशन में जो बताया, तो रोल ऑफ एजुकेशन के रेफरेंस में भी आप ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। यूनिट फर्स्ट पोर्शन के जो हमने असाइनमेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन, उस फ्रेमिंग में आप लोग इस आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।